नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र नामदेव स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube फैमिली ITI मैकेनिकल गुरु में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा 5S के बारे में, अग्नि और अग्निशामक यंत्रों के बारे में, सेफ्टी साइंस के बारे में, सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में और ITI ऑल ट्रेड्स के बारे में। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं MMV मैकेनिक मोटर व्हीकल का जो सेकंड चैप्टर है, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जो कि इस प्रकार से है। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण। इस चैप्टर के माध्यम से हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन किया जा सकता है और क्या क्या एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय होते हैं जिनके द्वारा हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो देखेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन। तो सबसे मुख्य आवश्यकता होती है किसी भी चीज के लिए, तो वो होती है ऊर्जा संरक्षण की या ऊर्जा की। किसी भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती है। आवश्यकता है आज के परिवेश में ऊर्जा संरक्षण की, क्योंकि हर आवश्यकता में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हर कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ वो है ऊर्जा संरक्षण। एक ऊर्जा सेवा के कम उपयोग के द्वारा ऊर्जा की खपत को कम करने से संदर्भित है हमारा ये चैप्टर। तो जानते हैं इसके आगे क्या है। ऊर्जा संरक्षण से आशय ऊर्जा की खपत में बिना उत्पाद की गुणवत्ता घटाए गिरावट लाने से है। अन्य शब्दों में इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि निश्चित ऊर्जा की मात्रा के बिना हानि या क्षय के उत्पादन को बढ़ाना और अधिकतम दक्षता की प्राप्ति ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्षम ऊर्जा उपयोग से भिन्न है, जो कि एक निरंतर सेवा के लिए कम ऊर्जा संदर्भित है। यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि मूलतः कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा प्रत्येक कार्य की अनिवार्यता, बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। किया गया कार्य ही वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे किसी भी चीज को हम कहीं भी रख देते हैं तो उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है। जब तक हम उसे ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वह कन्वर्ट नहीं होगी। जैसा कि दैनिक जीवन में विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिनमें किसी न किसी रूप में ऊर्जा की जरूरत होती है। मतलब कोई भी कार्य करेंगे तो ऊर्जा की उसमें आवश्यकता होगी। तो स्पष्ट है कि ऊर्जा का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ऊर्जा की व्यापकता ही के कारण इसके संरक्षण कंजर्वेशन की आवश्यकता वैश्विक स्तर पर महसूस की गई। प्रयास प्रारंभ भी हुए और हर स्तर पर किए गए प्रयासों परिणाम स्वरूप अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति भी होने लगी। आइए देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण किन क्षेत्रों में और कैसे कैसे किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम कि ऊर्जा संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं। ऊर्जा संरक्षण के जो सामान्य उपाय हैं, जनरल मेजर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट आता है, तो इमारती डिजाइनों द्वारा ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन बाय बिल्डिंग डिजाइन्स। जो हमारी इमारतें, जो भवन होते हैं, तो उनकी डिजाइन इस प्रकार से की जाए कि जिससे ऊर्जा की बचत हो सके। उनकी डिजाइन इस प्रकार से बनाई जाए जिससे कि ऊर्जा का संरक्षण हो सके। तो इसमें देखते हैं, एक इमारत की स्थिति और वातावरण की इसके तापमान और चमक के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए पेड़, लैंडस्केपिंग और पर्वतों के द्वारा छाया प्रदत्त की जा सकती है, जो अपरोक्ष रूप से ही सही पर ऊर्जा संरक्षण में सहायक होती है। घनीभूत इमारतों डिजाइन ऊर्जा की बचत करने वाली खिड़कियों, अच्छी तरह सीलबंद दरवाजों और अतिरिक्त थर्मल इंसुलेशनों की दीवारों, तय खानों की स्लैबों और नींवों की सहायता से 25 से 50% तक जो है ऊष्मा को नियंत्रित कर सकते हैं। देखा गया है कि एक अमेरिकी अध्ययन के अनुसार जो हल्के रंग की छतें होती हैं उनकी तुलना में जो गहरे रंग की छतें होती हैं वो शीतलन में 40% तक की ऊर्जा की बचत करती हैं। श्वेत रूफ प्रणालियां सौर जलवायु में कहीं अधिक ऊर्जा की बचत करती हैं। अत्याधुनिक विद्युत वातानुकूलित प्रणालियां पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बचत कर इमारत के निवासियों के आराम में वृद्धि कर सकती हैं।
तो जो हमने ये जानकारी ली, इससे यह तात्पर्य है कि अगर हमारी छतों का रंग जैसे हम व्हाइट कर देते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें रहेंगी वो परावर्तित होंगी, और अगर इसी के विपरीत अगर हमारी छतों के रंग काला रहेगा तो उस ऊष्मा का अवशोषण करेंगी, जिससे हमारी इमारत में, कमरों में गर्मी रहेगी। अगर हम इनकी छतें सफेद कर देते हैं तो उससे होगा क्या कि छतें कम गर्म होंगी और बहुत सारी जो ऊष्मा होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी विकिरण के द्वारा। तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि जैसे इसमें आगे दिया गया है कि खिड़कियां और रोशनदानों की उपर्युक्त स्थापना के साथ साथ वास्तुशिल्पी विशेषताओं के उपयोग द्वारा इमारत में प्रकाश रिफ्लेक्शन की सहायता से कृत्रिम प्रकाश की जरूरत को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक एवं कार्य प्रकाश की व्यवस्था में वृद्धि स्कूलों एवं कार्यालयों में उत्पादकता वृद्धि के रूप में सामने आ रही है। उन्नत व नवीन फ्लोरोसेंट लाइटें प्राकृतिक प्रकाश उत्पन्न करती हैं और अधिकांश अनुप्रयोगों में वे उच्च प्रारंभिक लागत के बावजूद पर्याप्त बचत करती हैं। इससे यह तात्पर्य है कि जो अभी बाजार में आप देख रहे होंगे नई नई प्रकार की एलईडी, एलसीडी लाइटें आ रही हैं और फ्लोरोसेंटल लाइट आ रही हैं, तो इनकी कीमत तो अधिक होती है, परंतु दूसरी तरफ ये एनर्जी कंजर्वेशन का बचाव करती हैं, जिससे कि हमारे बिल वगैरह भी कम आते हैं, जिससे बहुत सारी पर्याप्त मात्रा में बचत हो जाती है। तो इनके यूज के करने से भी हम ऊर्जा की बचत तो करेंगे ही, साथ में बहुत अन्य फायदे भी रहेंगे। जो तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इमारती डिजाइनों द्वारा ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार से हो सकता है। तो इसमें जो दिखाया गया है कि इम्प्रूव्ड इंसुलेशन, अच्छी तरह से अगर हम इंसुलेशन करेंगे अपनी इमारतों में तो इससे भी यह एक कारण बन जाता है एनर्जी कंजर्वेशन का। और जो हमारा सेकंड दिया है मॉइस्चराइज मैनेज्ड, इससे हमारे इमारतों का मॉइस्चराइज भी मैनेज रहेगा। एंड जो हमारे ये जो आप देख रहे हैं सील्ड डक्ट, ये जो हमारी छतों का सील्ड डक्ट रहेगा तो इससे भी एनर्जी कंजर्वेशन है। और टाइट कंस्ट्रक्शन रहेगा, अगर कोई भी लीकेज वगैरह नहीं है और टाइट कंस्ट्रक्शन है तो उससे भी एनर्जी कंजर्वेशन में लाभ होगा। और जो आप ये वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां देख रहे हैं तो ये फ्रेश एयर के लिए वेंटिलेशन दिया हुआ है, तो इससे भी क्या रहेगा कि बाहर का वातावरण और कमरे का तापमान एक सा बना रहेगा, जिससे हमें अन्य उपकरणों को चलाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, जिससे कि बाहर और अंदर का तापमान एक सा बना रहेगा और एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत ही सहायता करेगा। एंड जो आप सेकंड देख रहे हैं एफिशिएंट विंडो, तो हमारे मकान में, कार्यालयों में, ऑफिस वगैरह में पर्याप्त मात्रा में अगर खिड़कियां लगी रहेंगी तो उससे प्रकाश और जो हवा का आदान प्रदान है वो भी बना रहेगा। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेशर बैलेंस्ड फॉर इम्प्रूव्ड एयर सर्कुलेशन, तो इससे प्रेशर, बाहर का दाब और अंदर का दाब एक समान बना रहेगा अगर अच्छा वेंटिलेशन आपकी इमारत में है। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो है हमारा उद्यमों द्वारा ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन बाय इंडस्ट्रीज। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज, उद्योग, कारखाने वगैरह रहते हैं, हम इनमें किस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसी पर्याय में ये कुछ बातें दी हुई हैं जिनका अध्ययन करेंगे हम। तो जो हमारे उद्यम भी हैं पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की खपत करते हैं। अनेक उद्यमी या इंडस्ट्रीज होते हैं, प्रक्रमों, प्रोसेस में भारी मात्रा में ऊष्मा तथा यांत्रिक शक्ति का आवश्यकता होती है इनमें, जिसकी अधिकांश पूर्ति है जो कि प्राकृतिक साधनों द्वारा करते हैं, जैसे कि गैस, पेट्रोलियम, ईंधनों और विद्युत से करते हैं। उद्यमी प्रक्रम क्योंकि विधिक प्रकृति के होते हैं, अतः उद्यमों में ऊर्जा बचत के लिए संभावित अवसरों को अभिव्यक्ति दे पाना लगभग असंभव होता है। प्रत्येक उद्यमी सुविधा के प्रयोग में अनेक विशिष्ट तकनीकों और प्रक्रमों पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसे अनेक प्रक्रम और ऊर्जा सेवाएं हैं जिनके अनेक उद्यमों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। विभिन्न उद्यम अपनी सुविधाओं व उपयोग के लिए भाप एवं विद्युत उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों इससे यह तात्पर्य है कि जो बहुत सारे हमारे जो कारखाने, उद्योग वगैरह रहते हैं वो खुद की बिजली बनाने का भी काम करते हैं। अब वो बिजली बनाते कैसे हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि भाप एवं विद्युत उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है। तो जो बॉयलर लगे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो उनमें बॉयलर लगे होते हैं
जो कि उन कारखानों में विद्युत का उत्पादन करते हैं और वहीं उसका कंजर्वेशन भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम के अनुसार हम देख सकते हैं कि हमारे कारखानों में किस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन वर्क होता है। जैसा कि दोस्तों ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं इसमें जो ये है एडिशनल हाइट एंड डेंसिटी। तो एक हाइट पे ऐसा एक संयंत्र लगाया जाता है जो एडिशनल अतिरिक्त होता है, जिसके द्वारा एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स, जो बड़े बड़े कारखाने रहते हैं, इनके छतों पर पर्याप्त मात्रा में इतना स्पेस होता है कि वहां पे हम सोलर पैनल सेट कर सकते हैं और उसी के द्वारा कारखाने का लगभग कुछ परसेंटेज जो रहता है एनर्जी का, तो वो हमें मिल सकता है, जिसके द्वारा अन्य कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ देखेंगे ये विंड मिल लगे हैं जैसे, तो ये हवा से चलने वाली चक्कियां होती हैं, इनसे भी एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसका यूज भी होता है। और बड़े बड़े कारखानों में आपने देखा होगा कि पर्याप्त मात्रा में खिड़कियां लगी होती हैं, जिससे कि एयर का वेंटिलेशन होता रहता है और बाहर और अंदर का तापमान एक सा बना रहता है। एंड जो आप एक यहाँ पे छत पे देख रहे हैं ग्रीन रोप, तो यहाँ पे हरियाली भी लगी हो सकती है, जिससे कि बहुत सारी मात्रा में जो सूर्य का प्रकाश है तो अंदर नहीं जा पाता है, जिससे बाहर और अंदर का तापमान एक समान बना रहता है लगभग। तो दोस्तों इसमें और जानकारी के लिए हम आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जब विद्युत का उत्पादन होता है तो उप उत्पादक के रूप में ऊष्मा की प्राप्ति की जा सकती है, जिसको भाप ऊष्मा और अन्य उद्यमी उद्देश्यों से प्रयुक्त किया जाता है। परिवर्तनीय विद्युत उत्पादन लगभग 30% तक कार्यक्षम होता है, जबकि ऊष्मा एवं शक्ति संयुक्त रूप से 90% तक ईंधन को प्रयोग योग्य ऊर्जा में बदल सकती है। उन्नत बॉयलर एवं भट्टियां उच्च तापमान पर संचालित की जा सकती हैं, जबकि वे कम ईंधन का व्यय करती हैं। ये तकनीकी अधिक कार्यक्षम है, जबकि कुछ एक प्रदूषक ही की उत्पत्ति करती हैं। विद्युत मोटरें प्रायः नियत गति पर चलती हैं, लेकिन अस्थिर गति चालन आवश्यक भार से सामंजस्य करने योग्य ऊष्मा उत्पत्ति की अनुमति देता है। इससे 3 से 60% तक की ऊर्जा की बचत करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3% से लेकर 60% तक एनर्जी का यहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है। तो परंतु यह मोटर प्रयोग पर निर्भर करती है। मोटर कॉइलों की निर्माण सामग्री भी ऊर्जा को ह्रास को कम कर सकती है। उद्यम सभी आकृतियों एवं आकार के पंपों एवं कंप्रेसरों का भारी मात्रा में प्रयोग करते हैं और विविध प्रयोगों में उपयोग करते हैं। पंपों और कंप्रेसरों की कार्यक्षमता अनेक कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन बेहतर प्रक्रम नियंत्रण और बेहतर अनुरक्षण अभ्यासों के द्वारा बहुधा उनकी कार्यक्षमता में सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने इतने में लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि इन प्रक्रमों के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया कि बॉयलर और भट्टियों के द्वारा, तो इनका उपयोग करते हैं अगर हम, तो 3% से 60% तक एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो जो आगे देखेंगे हम क्या है, तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो हमारा है वाहनों द्वारा ऊर्जा संरक्षण, या इसे कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बाय व्हीकल। तो वाहनों द्वारा हम किस प्रकार से एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वाहनों की ऊर्जा कार्यक्षमता को बनाए रखने के विविध तरीके हैं। एक वाहन के लिए आकलित ऊर्जा कार्यक्षमता 280 यात्री प्रति मील होती है। तो उन्नत वायुगति शास्त्र का उपयोग कर वाहन ईंधन की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। वाहनों का वजन कम करके भी ईंधन अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। अगर हम जितना भारी वाहन बनाएंगे तो उस हिसाब से वो अपनी ऊर्जा का जो है ऊर्जा खर्च करेगा। तो अगर हम वाहनों का वजन कम कर देते हैं, कुछ उपाय ऐसे ढूंढते हैं कि जिससे वाहन का वजन हल्का हो जाए उच्च तकनीक का उपयोग करके, तो उसमें भी एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है और उसमें भी सहायता कर सकता है। उच्चीकृत आधुनिक टायर सड़क घर्षण को कम कर गैसोलीन बचा सकते हैं, ये भी एक अच्छा उपाय है। और टायरों में सही हवा दाब रखकर भी 3.3% तक ईंधन की बचत कारों में की जा सकती है। तो दोस्तों एनर्जी कंजर्वेशन बहुत उपायों पर निर्भर करता है। अगर हम अपने गाड़ी के टायर में सही दबाव में हवा रखते हैं तो हमारे एवरेज पर भी इफेक्ट पड़ता है
और ईंधन भी कम लगता है, ठीक है ना। इसी क्रम में जो आती है हमारी ऊर्जा कार्यक्षम वाहनों की ऊर्जा कार्यक्षमता औसत वाहनों की दोगुना तक कर सकते हैं। तो इसी तरह वाहन का डिजाइन भी ऊर्जा की बचत कर सकता है। अगर डिजाइन इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जो ऊर्जा के संरक्षण कर सके, तो उससे भी एनर्जी कंजर्वेशन होगा। तो ऑटोमोटिव कार्यक्षमता में नवीनतम झुकाव विद्युत वाहनों की उत्पत्ति की ओर है। इसी श्रेणी में अधिक कार्यक्षम हाइब्रिड भी आती हैं। इनमें से टोयोटा प्रियस ने तो सीमित दूरियों को बिना गैसोलीन को जलाए पूरा कर दिखाया है। अंततः विद्युत कारों की ओर ऊर्जा संरक्षण के ध्येय से ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि आप आज के युग में देख रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर ऑटोमोबाइल का क्षेत्र जो बढ़ रहा है तो वो विद्युत कारों की ओर बढ़ रहा है, जिससे कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है पेट्रोल डीजल, इनमें कमी लाई जा सके, क्योंकि ये सीमित संसाधन है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, टॉपिक आता है घरेलू उपकरणों द्वारा ऊर्जा संरक्षण। तो घरेलू उपकरणों के द्वारा भी हम जो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो इसे एनर्जी कंजर्वेशन बाय डोमेस्टिक अप्लायंसेस कहते हैं। तो इसमें देखेंगे जो हमारे परंपरागत व प्राचीन उपकरणों के तुल्य उन्नत व आधुनिक घरेलू उपकरणों में ऊर्जा की काफी कम खपत है। जो हमारे पहले उपकरण आते थे तो वो एनर्जी कंजर्वेशन ज्यादा करते थे। जैसे कि हम जो पुराने पंखे उदाहरण में ले लेते हैं, तो पुराने जो पंखे होते थे वो बहुत एनर्जी मतलब कंज्यूम करते थे, बहुत सारी एनर्जी खपत करते थे। मगर जो अब नए घरेलू उपकरण आ रहे हैं हमारे पंखे, तो वो कम ऊर्जा में हमें ज्यादा लाभ देते हैं। इससे भी ऊर्जा की कम खपत होती है और एनर्जी कंजर्वेशन होता है। यही कारण है कि घरेलू उपकरण की निर्माता कंपनियां उन्नत उपकरणों की ऊर्जा बचत संबंधी लाभकारी पक्ष को परंपरागत घरेलू उपकरणों से तुलना करते हुए विज्ञापित करते हैं। यही उपभोक्ता वर्ग को समझाने का बेहद तरीका है। साथ ही परंपरागत व उन्नत घरेलू उपकरणों की तकनीकी भिन्नता को भी ऊर्जा की बचत करने वाले घटकों को चिन्हित करते हुए उल्लेखित किया जाता है। विश्व स्तर पर आकलन करें तो पाएंगे कि परंपरागत की तुलना में उन्नत घरेलू उपकरण ऊर्जा कंजर्वेशन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आगे देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं कि फ्रिज वगैरह रहते हैं, आजकल इन पे 5 स्टार रेटिंग भी आने लगी है, जो कि बिना स्टेबलाइजर के यूज कर सकते हैं और बहुत मात्रा में एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिए गए हैं जिनके द्वारा घरेलू उपकरण ये एनर्जी कंजर्वेशन कार्य करने में सक्षम होते हैं। जैसे पहला जो आप देख रहे हैं तो ये फ्रिज है, सेकंड वैक्यूम क्लीनर है, थर्ड जो हमारा रेडियो है, जो फोर्थ आता है वो हमारा वॉशिंग मशीन है, एंड जो फिफ्थ आता है वो हमारा विद्युत प्रेस है। तो दोस्तों जो आधुनिक शक्ति प्रबंधन प्रणालियां भी ऊर्जा संरक्षण में सहायक होती हैं। अनेक देशों ने ऊर्जा इनपुट लेबलिंग के माध्यम से ऊर्जा की बचत करने वाले घरेलू उपकरणों को पहचाना है। वास्तव में होता क्या है कि जो घरेलू उपकरण रहते हैं, तो प्रयोग के दौरान ऊर्जा की बचत का पता तब चलता है जब हम उनको यूज करते हैं और उनका पता लगाते हैं कि ये किस प्रकार से ऊर्जा का खपत कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए देखते हैं कि वातानुकूलित यंत्र में गर्मी के दौरान दोपहर में अधिक ऊर्जा की खपत होती है, जबकि मितव्ययी ऊर्जा खपत वाला वातानुकूलित यंत्र शीर्ष मांग के समय अपना प्रभाव दिखाएगा। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा है ऊर्जा जांच या एनर्जी ऑडिट। तो इसे देखते हैं। यह मूलतः एक सर्वेक्षण है जो कि किसी संगठन, संयंत्र, उपकरण द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता लेकर ऊर्जा की खपत में बिना किसी अपव्यय की कमी लाते हैं तथा उत्पादन गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। इन सर्वेक्षणों की सहायता से संबंधित सुझावों को ऊर्जा संरक्षण अवसर या इकोस कहते हैं। आपने इकोस नाम बहुत सुना होगा, इको फ्रेंडली, इको शब्द। तो इसका फुल फॉर्म आज जान लेते हैं हम क्या होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इको का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो इको का फुल फॉर्म होता है वो होता है एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये होता है ऊर्जा संरक्षण अवसर, इकोस। एक बार फिर से सुन लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं ये क्या है। ये ऊर्जा का संरक्षण कर सकने में सहायक वे अवसर या अपॉर्चुनिटीज हैं जो किसी भी रूप में ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन में सहायक होते हैं।
यहाँ ऊर्जा संरक्षण अवसरों की श्रेणियां एवं अवसरों का क्रमिक रूप से विवरण दिया गया है। तो दोस्तों ये जो श्रेणियां होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। जो हमारी फर्स्ट है श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी में विभाजित किया गया है। जो हमारी फर्स्ट श्रेणी ए होती है ये माइनर इकोस होती है, लघु ऊर्जा संरक्षण अवसर होता है। लघु ऊर्जा संरक्षण अवसर अक्सर साधारण रूप में उपस्थित होते हैं। इनको आसानी तथा सरलता से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऐसे अवसर साधारण रूप से कम निवेश, लेस इन्वेस्टमेंट तथा कम क्रियान्वयन समय वाले होते हैं। ये निम्न से संबंधित होते हैं, जैसे कि रिसाव बिंदुओं की रोकथाम। अगर कोई लीकेज पॉइंट है, अगर हम उसे रोकते हैं तो ये भी ऊर्जा संरक्षण में सहायक होगा। लापरवाही से होने वाली बर्बादी को रोकना। हम देखते हैं कंपनियों में होता क्या है, किसी भी मशीन में कोई भी लीकेज हो रहा है तो वो एक लीकेज होते होते, माना कि हमें 2 मिनट में 1 बूंद भी अगर उसका गिरता है तो 1 दिन में कितना वेस्टेज होगा। अगर हम उसी का उपाय कर देते हैं कुछ उस रिसाव का, तो वो भी एनर्जी कंजर्वेशन में सहायक होगा। गृह व्यवस्थापन, हाउसकीपिंग के द्वारा भी हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। जो हमारी श्रेणी बी आती है तो ये मीडियम इकोस के अंतर्गत आती है, तो इसे देखते हैं। मध्यम ऊर्जा संरक्षण अवसर, मीडियम इकोस को ही माध्यमिक ऊर्जा संरक्षण अवसर कहते हैं। ये प्राय लघु ऊर्जा संरक्षण अवसरों की अपेक्षा थोड़े से जटिल या कठिन रूप से उपस्थित होते हैं। ऐसे ऊर्जा संरक्षण अवसरों के लिए अतिरिक्त निवेश तथा मध्यम क्रियान्वयन समय की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों जो हमारा थर्ड आता है तो उसे देखेंगे हम श्रेणी सी, जिसे कि विस्तृत ऊर्जा संरक्षण अवसर या मेजर इकोस भी कहते हैं। तो जो मेजर इकोस होता है इसमें विस्तृत ऊर्जा संरक्षण अवसर या मेजर इकोस होते हैं, महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण के अवसर प्रदान करते हैं। ये प्राय उच्च तकनीक सहित तथा कठिन रूप में उपस्थित होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में निवेश तथा लंबी क्रियान्वयन समय की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसके नेक्स्ट जो आता है अपॉर्चुनिटीज या अवसर, यहाँ पे क्या क्या अवसर होते हैं तो उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर अवसर से आशय उन अवसरों से है जिनकी सहायता से ऊर्जा बचत संभव होती है। यहाँ पर ही कुछ ही ऐसे अवसरों का उल्लेख किया गया है, जैसे वाहन संयोजन संयंत्र में ऊर्जा बचते हैं। वाहन संयोजनों में भी हम ऊर्जा कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इसमें लगभग आउटपुट के रूप में 1% के लगभग होता है ऊर्जा आउटपुट। जैसे कि प्रायः ऊर्जा एक कार्य में संयोजित पर व्यय होती है। इसके संरक्षण के लिए विविध स्तरों पर ऊर्जा व्यय में कमी की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। और जो हमारा सेकंड आता है ऊष्मा पुनः प्राप्ति के माध्यम से ऊर्जा बचते हैं। तो एनर्जी सेविंग दो हीट रिकवरी, तो जो ऊर्जा निकलती है किसी भी कार्य मशीन के द्वारा करने में, तो उसका भी हम रीयूज कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम उसका रीयूज करेंगे उसमें देखेंगे। अनेक प्रकरणों में पर्याप्त मात्रा में अपवर्ज्य या बेस्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके उदाहरणों में सम्मिलित हैं इंजनों द्वारा उत्सर्जित स्टैक्स, वॉलर्स या भट्टियां, ऊष्मा प्रणाली में संघनित जो कि कंडेंस्ड होती हैं, ऊष्मा अनुप्रयोगों के साथ साथ संपीड़ित वायु प्रणालियां, ऊष्मा पुनः प्राप्ति में निरर्थक एवं निष्प्रयोज्य ऊष्मा का संयंत्र में अन्य भाग के लिए उपयोग में होता है। ऊष्मा परिवर्तकों का उपयोग निष्प्रयोज्य धारा में से ऊष्मा को खींचने और अन्य भाग को ऊष्मा में हस्तांतरित किया जाता है। अनेक उदाहरणों में अपवर्ज्य ऊष्मा का प्रक्रम के एक भाग उसी प्रक्रम में प्रयुक्त तरल को पहले गर्म करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए एक भट्टी के एग्जॉस्ट की गर्म हवा का उसी प्रक्रम में एक तरल को प्रीहीट कर पुनः उपयोग में कर लिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हमारे घर में किचन का पानी निकलता है, लेट बाथ का पानी निकलता है, तो उस पानी का उपयोग जिस प्रकार से हम गार्डन में करके उसका रीयूज कर सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे ऊर्जा का जो पुनः प्राप्ति के माध्यम से ऊर्जा की बचते हैं, तो यहाँ भी ऊष्मा का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप आता है ऊर्जा बचत का, तो किस जागरूकता एवं शिक्षा के माध्यम से भी ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। ऊर्जा बचतों के परिप्रेक्ष्य में यह औद्योगिक क्षेत्र हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घरेलू एवं व्यावसायिक सेक्टरों हेतु होता है। इन बचतों में व्यवहारिकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य रूप से अप्रयुक्त उपकरणों व यंत्रों को केवल बंद रखना ही ऊर्जा एवं अर्थ की बचत का सरल मार्ग हो सकता है। शैक्षिक कार्यक्रम ऊर्जा बचतों संदर्भित पर्याप्त समझ विकसित कर सकते हैं। जागरूकता तथा शिक्षा ऐसे उपागम है जो व्यापक मानसिक विकास करते हैं और व्यापक समझ ही पर्याप्त ऊर्जा बचत में सहायक हो सकती है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य यह है कि हम लोगों के बीच में जागरूकता के द्वारा ये जागरूकता फैलाएं
कि किस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, लोगों को उपायों के बारे में बताएं, उनको जानकारी दें कि किस किस प्रकार से हम ऊर्जा का बचत कर सकते हैं, कि जिस प्रकार से अगर कहीं भी हम जलती हुई लाइट को देखते हैं तो लोगों को ये प्रेरणा दें और जागरूकता फैलाएं कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा का वेस्टेज ना हो। तो ये भी एक एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में एक अच्छा जागरूकता होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, जो कि 2001 के नाम से प्रचलित है। 2001 एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ऊर्जा संरक्षण संबंधी सिद्धांत ने वर्ष 1970 के प्रारंभ में गल्फ तेल आघात के उपरांत जन्म लिया। 13वीं लोकसभा में फरवरी 2000 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ये किसी भी एग्जाम के हिसाब से भी एक नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है कि किसी भी महत्वपूर्ण एग्जाम में आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो जो 13वीं लोकसभा में फरवरी 2000 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, यह वास्तव में भारत में पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान अथॉरिटी PCRA की पहल पर एक जागरूकता कार्यक्रम का परिणाम था। इसके परिणाम स्वरूप एक विधायी फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इस प्रकार वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण संबंधी अधिनियम तत्कालीन राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सितंबर 2001 में अस्तित्व में आया है। यह ऊर्जा कार्यक्षमता को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा की बर्बादी को हतोत्साहित करने के ध्येय से तैयार किया गया था। भारत में ऊर्जा बचत की भारी संभावना है। यहाँ के एक अध्ययन के अनुसार देश के उद्यमी व्यवसाय एवं घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा बचत की पर्याप्त संभावना है। भारत के गजट में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 1 अक्टूबर 2001, यह एक महत्वपूर्ण डेट है। आपको यह पूछ सकते हैं कि यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रकाशित कब किया गया था, तो 1 अक्टूबर 2001 को यह प्रकाशित किया गया था और यह देश भर में मार्च 2002 को लागू हुआ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि इसे लागू कब किया गया था। प्रकाशित तो 1 अक्टूबर 2001 को किया गया था, पर इसे लागू कब किया गया था, तो दोस्तों मार्च 2002 को इसे लागू किया गया था। तब से ही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ने भी इसे प्रभावी माना। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ने ऊर्जा संबंधी कार्यक्षम नियमों को सभी उपभोक्ताओं के लिए आदेशात्मक बनाया। अधिनियम में अवज्ञा के लिए दंडिक प्रावधानों की व्यवस्था है। अधिनियम पूर्ण प्रभाव में 1 अप्रैल 2007 को आया। तो दोस्तों आप इस वीडियो से समझ ही गए होंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन के मैंने आपको जितने उपाय बताए। तो अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और हमारी अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ITI मैकेनिकल गुरु को, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।